हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो था त्रिकोणमितीय फलन उसे कंक्लूड किया था, खत्म किया था। और आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, नया चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये सम्मिश्र संख्याएं क्या है, इसके पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे हम वहां तक पहुंचने में आसानी हो, उसे समझने में आसानी हो। हम लोगों ने इसके पहले क्लासेस में, जब आप क्लास 10th में थे, तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण पढ़े होंगे। द्विघातीय समीकरण क्या था? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था क्लास 10th में। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते थे और x की वैल्यू निकालते थे। चूंकि यहाँ पे x² है तो x की 2 वैल्यू निकलती थी। इसमें बहुत सारे तरीके थे निकालने के, फैक्टर करके निकालते थे ना, मिडिल टर्म का फैक्टर करके या परफेक्ट स्क्वायर बना के। लेकिन अगर कोई भी रूल नहीं लग पाता था, कोई भी मेथड नहीं लग पाता था, तो हम लोग श्रीधराचार्य नियम लगाते थे। द्विघातीय समीकरणों के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगाते थे ना। इसमें अगर इस b² माइनस 4ac का मान, b² माइनस 4ac का मान अगर लेस देन 0 होता था, लेस देन 0 मतलब अगर नेगेटिव आ जाता था, तो हम उस समीकरण को हल नहीं करते थे और सीधे लिख देते थे कि वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे, ऐसे लिख देते थे और फिर उसको वहीं पर छोड़ देते थे। x का मान नहीं निकालते थे वहां पे। वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो एक रियल नंबर, वास्तविक नंबर नहीं होगा। रियल नंबर नहीं होगा मतलब ये जो नंबर लाइन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, नंबर लाइन पढ़ते हैं ना, यहाँ बीच में 0 होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक। ये जो नंबर लाइन है, इस पे हमें जितने नंबर मिलते हैं, यहाँ 0 1 के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं हैं, 1 2 के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं हैं, ऐसे ही हर 2 नंबर के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये जो संख्याएं जो हमें इस नंबर लाइन पर मिलते हैं, उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर x का ऐसा मान प्राप्त होगा जो इस लाइन पर कहीं भी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। सपोज करो कि अंडर रूट b² माइनस 4ac की जब हमने वैल्यू रखी तो ये आया -16। ठीक है, तो b² माइनस 4ac की जब वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसको जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो ऐसा कौन सा नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर -16 आए? क्या कोई नंबर ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 16। लेकिन अगर हम -4 का भी स्क्वायर कर दें तो भी हमें -4 × -4 मिलेगा और ये बराबर भी 16 ही होगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट माइनस में नहीं हो सकता, नहीं निकल सकता। यहां से जो नंबर मिलेगा वो नंबर लाइन पे मिलेगा ही नहीं कहीं पर भी। तो इसलिए हम इसको हल नहीं कर पाते थे। हमें पता ही नहीं चलता था कि -16 का अंडर रूट कितना होगा है। जैसे अगर हमें निकालना है 49 का अंडर रूट, तो हम लिख देते हैं 7 × 7 और फिर इसको बराबर लिख देते हैं 7, है ना। लेकिन ये मतलब 7 इसलिए लिख देते हैं कि ये हो गया 7 का स्क्वायर और इस अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये 7 आ जाएगा। लेकिन अगर -49 हो तो ये इक्वल टू हो जाएगा -7 × +7, तभी तो -49 होगा। अब चूंकि -7 और +7 दो अलग अलग नंबर है ना, तो इसे हम -7 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं,
इट इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट माइनस 7 स्क्वायर, क्योंकि माइनस 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब भी कभी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो वास्तविक नंबर नहीं रह जाता, उसको हम हल नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? नहीं, हम उन्हें छोड़ नहीं देते हैं। हम एक काल्पनिक नंबर बनाते हैं, इमेजिनरी नंबर, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता नंबर लाइन पे। क्या? कि अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आई। आई इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी की स्पेलिंग उसी से हम आई लेते हैं, ठीक है। तो अगर अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आई होगा तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा? अंडर रूट -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ठीक है। इसकी मदद से हम सभी अंडर रूट के अंदर माइनस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन चूंकि ये वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक उस पर कहीं ये नहीं मिलता, इसलिए हम इसे इमेजिनरी या काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब अगर -16 का हमें निकालना हो अंडर रूट, तो हम कैसे निकालेंगे? -16 को -1 इंटू 16 लिख सकते हैं। -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो अंदर हो गया आई स्क्वायर इंटू 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू अंडर रूट हटाएंगे तो 4i। अब ये 4i, इसे वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या। तो इस चैप्टर में हम हर वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसे आपने 10th में छोड़ दिया था ये कह के कि इसका वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो i क्या है? i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। -1 का अंडर रूट जो है उसे हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे हम अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या में क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट, मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। एक्सरसाइज एनसीईआरटी देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप में है नहीं, ठीक है। इसमें आप अपनी बुक खोलेंगे तो बहुत साफ साफ आपको मिलेगा यहाँ पे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बच्चों, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के पहले जो थ्योरी दी होती है उस थ्योरी को जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। उस थ्योरी को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें फर्दर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हमें इस चैप्टर को समझने में दिक्कत आएगी, ठीक। मतलब कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे अगर आप एक्सरसाइज से पहले की थ्योरी को हमेशा पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई एक्सरसाइज दी गई हो, इक्वेशन दिया गया हो x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू अंडर रूट -1 ना। तो अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं होता, तो -1 कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसे हम रियल नंबर में सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब -1 को हम लिख दें i², तो ये इक्वल टू हो गया i, ठीक है। x एक काल्पनिक संख्या हो गई, ये वास्तविक संख्या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर या हिंदी में इसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक है। a + ib के रूप में
व्यक्त किए गए संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसमें ए क्या है, ये वास्तविक भाग है, तथा बी काल्पनिक भाग है। ठीक है, ये इसे हम जनरली z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, यानी अगर हम किसी संख्या को वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर लिखा है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i, तो i जिसके साथ है वो हो गया उसका काल्पनिक भाग, और जिसके साथ i नहीं है वो हो गया उसका वास्तविक भाग। ये हो गया रियल पार्ट, और ये हो गया, ये 3 जो है ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसे हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल दिए गए हैं, ठीक है, Z1 मान लो a प्लस आई बी दिया गया है, और Z2 इज इक्वल टू C प्लस आई डी दिया गया है। हाँ, और हम ये कहें कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है, तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू C प्लस आई डी हो गया। ये तभी होगा जब a इक्वल टू C होगा और b इक्वल टू D होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब a इक्वल टू C होगा और b इज इक्वल टू D होगा। तो अगर हमें लिखना हो रियल, जैसे ये Z1 था a प्लस आई बी, तो आगे लिखते हैं आर ई, रियल Z1, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1, तो कितना है a। अब अगर हम लिखे आई एम आर ई, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सॉरी, आई एम Z1, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है b। आई नहीं लिखेंगे साथ में, जब भी इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो साथ में हम आई नहीं लिखेंगे। आई ये डिनोट कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। क्या होता है सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित? क्या होता है कि अगर हम दो सम्मिश्र संख्याओं को आपस में जोड़ दें, ठीक है, तो उससे बना जो नया, उससे बनी जो नई संख्या होगी वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी एक सम्मिश्र संख्या होगी। ठीक है, जैसे Z1 इज इक्वल टू हमने लिया था a प्लस आई बी, और Z2 इज इक्वल टू लिया था C प्लस आई डी। तो अगर हम Z1 प्लस Z2 निकालें तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी प्लस C प्लस आई डी।
तो रियल पार्ट से रियल पार्ट जुड़ेगा, ठीक है, रियल पार्ट से रियल पार्ट जुड़ेगा, यानी a प्लस सी प्लस इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट जुड़ेगा, यानी आई बी प्लस आई डी। तो ये हो गया a प्लस सी प्लस आई कॉमन हो गया b प्लस डी। ये फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सपोज करें हमने z से लिख दिया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम भी हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। अगर Z1 इक्वल टू हमने लिया 4 प्लस 7i और Z2 लिया 5 प्लस 2i, तो Z इज इक्वल टू, अगर Z1 प्लस Z2 है तो क्या मान होगा इसका, 4 प्लस 7i प्लस 5 प्लस 2i। तो इट इज इक्वल टू, रियल पार्ट से रियल पार्ट जुड़ेगा, 4 प्लस 5 प्लस i कॉमन हो जाएगा, 7 प्लस 2, तो इट इज इक्वल टू 9 प्लस 9i। ठीक है, इट इज अगेन एन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका मतलब ये एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी आपको आपने छोटे 7th 8th क्लास में वो पढ़ा है ना, एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ। हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि संवरक नियम, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। संवरक नियम क्या होता है कि पहला क्लोजर प्रॉपर्टी या संवरक नियम, संवरक नियम क्या होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योग भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, दूसरा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का भी पालन करती है। क्रम विनिमय क्या होता है कि यदि Z1 व Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1 होंगे। यानी किसी को भी पहले लो किसी को भी बाद लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सहचर्य नियम, सहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। सहचर्य नियम क्या होता है कि यदि Z1, Z2 व Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। मतलब किन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पहले जोड़ते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। Z1 Z2 को जोड़कर Z3 में जोड़ दो या Z2 Z3 को जोड़कर Z1 में जोड़ दो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद आता है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि कोई ऐसा नंबर कि यदि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 में जोड़ने पर इस पर कोई फर्क
ना पड़े तो उसे हम कहेंगे योगात्मक तत्समक। तो 0 होता है वो सम्मिश्र संख्या क्या होती है? 0। 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू आई, ये बराबर 0 होगा। तो सच दैट कि Z1 प्लस 0 इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0 प्लस Z1। मतलब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ने पर उसका मान वही रह जाता है, उस मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब योगात्मक तत्समक जो है एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब 5th है एडिटिव इनवर्स या योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या z के लिए, किसी सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर -z मिलता है। वो कैसे होता है? सच दैट कि z प्लस माइनस z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -z प्लस z, ठीक है। इसे हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। तो अगर z बराबर a प्लस IB है तो -z बराबर कितना हो जाएगा? माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से माइनस IB। तो अब अगर हम z प्लस माइनस z करें तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस IB प्लस माइनस a माइनस IB। इट इज इक्वल टू a प्लस IB प्लस इंटू माइनस माइनस a प्लस इंटू माइनस माइनस IB, प्लस a माइनस a कट गया, प्लस IB माइनस IB कट गया, इट इज इक्वल टू 0। योगात्मक प्रतिलोम मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिले कि जिसपे जोड़ने पर वो 0 के बराबर, क्योंकि 0 क्या है? योगात्मक तत्समक है। तो प्रतिलोम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जिसे जोड़ने पर हमें योगात्मक तत्समक मिल जाए। तो माइनस z को हम क्या कहेंगे? माइनस z को z का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अंतर या डिफरेंस कैसे निकालते हैं ना, अंतर कैसे निकालते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका डिफरेंस मतलब क्या हुआ? Z1 में हम Z2 का निगेटिव ऐड कर दें, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बच्चों यही दो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। बाकी डिफरेंस क्या होता है कि अगर a माइनस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है तो इट इज एक्चुअली a प्लस माइनस बी। अगर a में हम माइनस बी ऐड कर दें तो हमें a माइनस बी मिलता है। ऐसे ही Z1 में अगर हम माइनस Z2 को ऐड कर दें तो हमें Z1 माइनस Z2 मिल जाता है। अब अगर Z1 एक नंबर है a प्लस IB और Z2 एक नंबर है a C प्लस ID, तो उसी तरह से जैसे एडिशन निकालते हैं, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को ऐड करते हैं उसमें, इसमें रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणन जैसे हम रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो Z1 इज इक्वल टू a प्लस IB और Z2 इक्वल टू C प्लस ID अगर हो तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। तो a से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू C प्लस a इंटू ID हो जाएगा। अब इससे करेंगे तो प्लस IB इंटू C प्लस I इंटू I स्क्वायर इंटू BD। तो ये हो गया AC प्लस ADI
प्लस BCi प्लस I2 को हम -1 लिखते हैं, I2 की I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 BD, तो इट इज इक्वल टू AC प्लस, इन दोनों में से I कॉमन ले लिया तो AD प्लस BC माइनस BD। अब जिन टर्म्स में I नहीं है वो वास्तविक टर्म है, उनको एक साथ लिख लिया, AC माइनस BD प्लस I इंटू AD प्लस BC। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के जो अलजेब्रा है वो आपको अपनी बुक से पढ़ना है। आपके पास हिंदी की बुक होगी ना, उसमें आप देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब समवरक नियम कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का गुणनफल भी हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो चाहे Z1 इंटू Z2 निकालो या Z2 इंटू Z1 निकालो, सेम वैल्यू आएगी। एसोसिएटिव लॉ मतलब अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो किन दो को आप पहले लेते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर I मिलता है, 1 मिलता है। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू I। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने पर Z की मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक तत्समक, हर एक Z के लिए Z इक्वल टू A प्लस IB के लिए हमें एक Z टू द पावर -1 यानी 1/Z मिलता है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिल जाता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, इसको अभी आप ये समझ लीजिए कि हर Z के लिए हमें एक 1/Z मिलता है, जिससे गुणा करने पर ये 1 के बराबर हो जाता है। ठीक, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब अगर Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 लिखा है तो Z1 से मल्टीप्लाई Z2 में भी होगा और Z1 से मल्टीप्लाई Z3 में भी होगा। अब हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे कि I की डिफरेंट वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन में लिया है 1 प्लस I टू द पावर 5 प्लस I टू द पावर 10 प्लस I टू द पावर 15। इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर में आते हैं कि इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो ये 1 हो गया। I टू द पावर 5 को हम I टू द पावर 4 इंटू I लिख सकते हैं, प्लस I टू द पावर 10 को हम I स्क्वायर टू द पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणा हो जाता है, 2 पंचे 10 हो जाएगा। I टू द पावर 15 को हम I टू द पावर 14 इंटू I लिख सकते हैं। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे। 1 प्लस I टू द पावर 4 मतलब I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर का पावर 2। हम इन सबको I स्क्वायर के टर्म में कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है I स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो I स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1, यहाँ I स्क्वायर था, यहाँ -1 रख दिया, उसकी वैल्यू -1 टू द पावर 5 प्लस 14 को हम लिख सकते हैं I स्क्वायर टू द पावर 7, 2 7 14 इंटू I। तो 1 हो गया, प्लस I स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर इंटू I प्लस -1 टू द पावर 5 -1 होगा क्योंकि ये ऑड पावर है, प्लस I स्क्वायर मतलब -1 टू द पावर 7 इंटू I। अब वैल्यू रखो, 1 -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो I हो गया -1 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस -1 इंटू I, क्योंकि -1 टू द पावर 7 -1 होगा, +1 -1 कट गया, प्लस I माइनस I कट गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सैटरडे असाइनमेंट में मैं इस तरह के आपको और भी क्वेश्चंस दूंगी सॉल्व करने के लिए। एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन शायद ज्यादा ना हो, लेकिन आपको अपनी साइड बुक में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। वैल्यू थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे कि I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, I क्यूब इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू I मतलब -1 इंटू I इक्वल टू -I। तो I स्क्वायर की वैल्यू -1, I क्यूब की वैल्यू -I और I टू दी पावर 4 की वैल्यू +1 होती है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में ज्यादा आसानी होगी। अगर 4 से बड़े हैं पावर, तब क्या करते हैं, I टू दी पावर उसे हम 4 के गुणन में अगर लिख सकते हैं, जैसे 16 है
तो इसे हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। 8 है तो इसे हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर 4 के गुणनफल में लिख पाए i⁴m के फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्व भी करके दिखाया है। i⁴m होगा, i⁴ की वैल्यू 1, 1m इज इक्वल टू 1। अगर i⁴m प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू होती है i। 4m प्लस 1 मतलब अगर मान लो 17 है, i⁴17 है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं i⁴ इंटू 4, 4 चौक 16 प्लस 1। 4m प्लस 1 का फॉर्म हो गया ना। इसे हम डायरेक्टली i लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू i के बराबर होती है। i⁴m प्लस 2 की वैल्यू -1 के बराबर होती है, और i⁴m प्लस 3 की वैल्यू -i के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज अगर आप चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं पहली एक्सरसाइज लगाने की। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं इसमें। मल्टीप्लिकेशन करना है 5i इंटू -3/5i, नंबर का नंबर से, साइन का साइन से, i का i से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5 इंटू -3/5, तो -5 इंटू 3/5, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। ये अभी जैसे हम लोग ने सॉल्व किया था उस तरह से आप लगा सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 लगाने की कोशिश कीजिए, अगर लग जाता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मैं बताऊंगी आपको। आई थिंक उसके पहले के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अपने आप। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड टिल देन गुड बाय, बी सेफ।